अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। यानी कि जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हम हर एक कंपोनेंट को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स है और डाइवर्स है। मतलब इसकी बहुत डाइवर्सिटी है। जिस तरह से एक्वेटिक इकोसिस्टम्स फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स वाले लेक्स, पॉन्ड्स और रिवर्स, एस्ट्यूरीज वगैरह, और मेराइन वाटर वाले मेराइन, कोस्टल, डीप ओशन वाटर्स, यानी कि वाटर के जो रेजरवायर्स हैं, वाटर बॉडीज़ भी कह सकते हैं, ये तमाम हैं जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हैं जो इसके करैक्टर्स को यूनिक बनाते हैं, और यहाँ पर मौजूद बायोटिक और एबायोटिक करैक्टर्स के भी कंपोनेंट्स के करैक्टर भी यूनिक हैं। बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट्स हैं जो कि ये प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर हर एक स्पेशल या स्पेसिफिक इकोलॉजिकल निश को संभाले हुए हैं। हर एक का अपना अपना प्रोफेशन है इस इकोसिस्टम के अंदर। और एबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग फिजिकल इन्वायरमेंट शामिल है, वाटर, सबस्ट्रेट, सेडिमेंट, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल वगैरह जो कि पानी के अंदर मौजूद हैं। पानी की या इकोसिस्टम की जो बाउंड्री के अंदर मौजूद होंगे। बाउंड्री से मुराद ये भी होगा कि इर्द गिर्द पानी के जहाँ से ये केमिकल्स आ रहे हैं वो भी बाउंड्री में ही शामिल है। ईच एक्वेटिक इकोसिस्टम इज दस अ डायनामिक प्रोडक्ट ऑफ कम्प्लेक्स इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के अंदर हर टाइम चलने वाले प्रोसेसेस हैं जो कि इंटरेक्शंस हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान, और लगातार ये दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी वक्त के साथ साथ। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो एक्वेटिक इकोसिस्टम की हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट अफेक्ट करती हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पर। यानी कि किसी भी जानदार के इर्द गिर्द वाला जो कंपोनेंट है यानी इन्वायरमेंट है उसका, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है उसकी फंक्शनिंग पर। और केमिकल्स हैं जैसे कि केमिकल्स और दूसरे जीनोबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो किसी जानदार के अंदर बनते तो ना हों, नेचुरली ना बनते हों, लेकिन उनके अंदर पाए जा रहे हों, उनके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हों। फिर भी उसकी वजह यही होगी कि उनको इन्वायरमेंट में ये सारा कुछ मिल रहा होगा या इन्वायरमेंट की वजह से उनके अंदर ये केमिकल मौजूद है, लेकिन उनके अंदर ये केमिकल नेचुरल प्रोसेस में नहीं बनता। एक नॉर्मल प्रोसेस में ये केमिकल नहीं बनता होगा जो जीनोबायोटिक कहला रहा है। किसी भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट या एक्वेटिक इकोसिस्टम की जो वल्नरेबिलिटी है यानी कि इसकी जो कमज़ोरी है वो डिपेंड करता है उस एक्वेटिक सिस्टम पर, और कुछ फैक्टर्स हैं जो उसके अंदर केमिकल्स वगैरह उन पर। तो हर एक फैक्टर को देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम के ऊपर असर कैसा होता है किसी केमिकल का, यानी कि वल्नरेबल वो कितना है किसी केमिकल के आने पर, यानी कि केमिकल इंसल्ट पर वो कितना चेंज होता है इकोसिस्टम। तो उसके लिए सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट। कोई भी केमिकल जो इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर कोई केमिकल शामिल हो रहा है पानी के अंदर, उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है, और उसकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं यानी कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन किन फॉर्म में होती है। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है कि वो केमिकल की लोडिंग कितनी हो रही है पानी के अंदर, कितना वो केमिकल आ रहा है इक्वेटिक इकोसिस्टम में, कितने दौरानिया के लिए आ रहा है और उसकी सोर्सेज क्या हैं पानी में।
क्या वो लगातार बहुत ज़्यादा अरसे के लिए आ रहा है या थोड़े अरसे के लिए आ रहा है पानी में, या फिर कोई ऐसा केमिकल है जो आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है पानी में, या अचानक से इंटरमिटेंट स्प्लिट या स्पिल सॉरी। पानी के अंदर अक्सर जो बहरी जहाज़ होते हैं उनके अंदर से कोई ना कोई जो क्रूड ऑयल वगैरह स्पिल होता है, वो एकदम से ही स्पिल होगा, उसका मतलब शॉर्ट या कंटिन्यूस डिस्चार्ज नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ इकोसिस्टम दैट एनेबल इट टू रेजिस्ट। अब लास्ट ये 2 पॉइंट्स हैं जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, ये डिपेंड करता है उस इकोसिस्टम की सलाहियत पर कि वो आने वाले केमिकल से अपने अंदर होने वाले चेंज को कितना रेजिस्ट करता है, यानी कि वो इकोसिस्टम की उसकी बफरिंग कैपेसिटी क्या है, आने वाले पीएच में चेंज को किस तरह से वो सामना करता है, पीएच में चेंज का कैसे मुकाबला करता है। डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है कि कितने अंदर डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद हैं, और इसके अलावा फ्लशिंग किस तरह हो रही है वाटर की, जैसे बार 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 लहरें आती हैं स्टोरीज की तरफ आने वाली जो लहरें होती हैं वो अपने साथ मटेरियल को ले जाती हैं फ्लश करती हुई वहाँ से। तो ये भी एक फैक्टर है जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट की कंडीशंस को चेंज करता है। और लास्ट में लोकेशन पर डिपेंड करता है कि जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है उसकी क्या लोकेशन है, और उसके आसपास केमिकल साइट की रिलीज़ या केमिकल के रिलीज़ होने की साइट कौन सी है, मतलब केमिकल उसके पास कितनी दूर से आ रहा है। फिज़िकल और केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए ये बात हम देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा चेंज होगा, इक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो किसी भी केमिकल के रिस्पॉन्स को समझने के लिए, यानी केमिकल का रिस्पॉन्स क्या होगा इन्वायरमेंट में, या इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्स क्या होगा केमिकल के लिए, इन तमाम बातों को समझने के लिए ये सारे फैक्टर्स माइंड में होने चाहिए जो 5 फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। और इसके बाद जितने भी इकोसिस्टम हैं उनमें वक्त के साथ साथ चेंजेस आ रही हैं, तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते किसी भी केमिकल का कि वो क्या अफेक्ट करेगा। उसके लिए प्रॉपर एक मेथड होगा, और मेथड में ये सारे अंदाजे भी अगर लगाए भी जाएंगे तो ये सारी बातें मद्देनज़र रखते हुए अंदाजे लगाए जाएंगे, क्योंकि हर एक जगह पर इक्वेटिव सिस्टम अलग है, उसके इर्द गिर्द वाला माहौल अलग है, उसके अंदर शामिल होने वाले केमिकल्स अलग हैं, तो सबके लिए अलग से बात की जाएगी। तो अब जो इक्वेटिक इन्वायरमेंट है उसके फर्स्ट कंपोनेंट को हम डिस्कस करने लगे हैं, वाटर। वाटर के हम 2 टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे, वाटर की कंपोजिशन के बारे में और ये वाटर के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। वाटर इज़ अ मीडियम कॉमन टू ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम। जिंदगी के लिए भी मीडियम है ये, और जानदारों के लिए भी मीडियम है जो इसके अंदर रह रहे हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जो इसके अंदर रह रहे हैं, जिंदा ग्रो कर रहे हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। वाटर एज अ मीडियम है उन सब के लिए। और वाटर की जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उनमें से सबसे पहली जो मेन यूनिक प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग से मुराद यहाँ पर वाटर मालिक्यूल की इंट्रा मालिक्यूलर बॉन्डिंग और इंटर मालिक्यूलर बॉन्डिंग दोनों तरह की। तो सबसे पहले इंटर मालिक्यूलर बॉन्डिंग कुछ इस तरह से है कि वाटर मालिक्यूल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रही है H2O, और यहाँ पर 2 लोन पेयर भी हैं मौजूद वाटर के पास। तो ये एक वाटर मालिक्यूल बनता है। अब लोन पेयर की वजह से यहाँ पर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से
यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा स्लाइटली, इस हाइड्रोजन पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसी तरह का कोई दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद होगा वाटर का, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। ये लोन पेयर जो है इसकी मदद से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पर, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर में। और बाद में जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, एक वाटर मॉलिक्यूल तकरीबन 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से। दो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो बना सकते हैं दूसरे के हाइड्रोजन के साथ, और दो जो हाइड्रोजन होते हैं वो दूसरे के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये बॉन्ड बनते और टूटते रहते हैं। तो एवरेज 3.6 हाइड्रोजन बॉन्ड एक टाइम में अगर कैलकुलेट करें, बनने का टाइम और जुड़ने का टाइम कैलकुलेट करें, तो 3.6 हाइड्रोजन बॉन्ड एक वाटर मॉलिक्यूल बना सकता है वाटर के मीडियम में। तो वाटर के अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ग्रुप हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स हैं, यानी कि पोल्स मौजूद हैं। थोड़े बहुत पोल होने की वजह से इसके अंदर और नई जो क्वालिटीज़ हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्रिएट होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। हीट कैपेसिटी से मुराद वो सलाहियत है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज़ को एब्जॉर्ब भी कर ले मटेरियल और अपने टेम्परेचर को चेंज भी ना होने दे। जैसे कि वाटर है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 कैलोरी। अगर आपके पास 1 ग्राम वाटर है तो आप उसको उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हैं, एक बीकर में वाटर है 1 ग्राम, उसके टेम्परेचर को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कैलोरीज़ देनी पड़ेंगी, 1 कैलोरी होगी। और ये बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा है, जैसे कि लिक्विड अमोनिया, हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, लिथियम एट हाई टेम्परेचर्स, उन तमाम से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी जो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो ज़्यादा बनती है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड मालिक्यूल्स को दूर नहीं जाने देते और मालिक्यूल्स एक दूसरे के पास हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ने नहीं देते। हाइड्रोजन बॉन्ड, काइनेटिक एनर्जी ही असल में किसी भी चीज़ का टेम्परेचर या हीट है। वाटर अपनी एबिलिटी की वजह से वाटर जो है वो बफर के तौर पर काम करता है। ये पीएच वाले बफर के लिए नहीं, टेम्परेचर के लिए बफर का काम करता है। टेम्परेचर की चेंजेस को, अचानक से होने वाली चेंजेस को बर्दाश्त करता है या मॉडरेट लेवल में रखता है। जैसे कि 1 लीटर पानी है, अगर आप उसको हीट करते हैं तो वो एकदम से हीट नहीं होगा, बहुत देर लगेगी उसको, उसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते, क्योंकि उसकी अंदर हीट कैपेसिटी है जिसकी वजह से वो अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दे रहा। डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस जो होती हैं वो कम कर देती हैं हीट कैपेसिटी को वाटर की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कितनी हीट की ज़रूरत है कि हम वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट कर दें। हमें पता है कि वाटर साइकिल को चलाने वाली हीट या सनलाइट वगैरह ही हैं मेन फैक्टर, एवेपोरेशन करवाने वाले, वेपर्स में कन्वर्ट करवाने वाले वाटर को। तो जो वाटर बॉडीज़ होती हैं जैसे ये रिवर, ओशन वगैरह, इनसे वाटर हमेशा एवेपोरेट होता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एवेपोरेट नहीं होता। उसकी वजह क्या है? हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा है। यहाँ पर 1 ग्राम पानी को एवेपोरेट करने के लिए जितनी हीट चाहिए होगी वो हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। ये तकरीबन 1 ग्राम वाटर को ये तकरीबन 540 ग्राम वाटर को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के बराबर है। अगर 540 ग्राम वाटर है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके बराबर ये एनर्जी बनेगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसके बाद एक प्रॉपर्टी है हीट ऑफ फ्यूजन। कहते हैं जब
वाटर मालिक्यूल्स, वाटर के लिए ये बात की जा रही, जब वाटर मालिक्यूल सॉलिड फॉर्म से लिक्विड स्टेट में आएंगे, क्योंकि वाटर मालिक्यूल जो हैं सॉलिड स्टेट में एक दूसरे से दूर होते हैं, डेंसिटी उनकी कम हो जाती है। तो जैसे ही वो लिक्विड स्टेट में आएंगे उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। वो टेम्परेचर इन्वायरमेंट से ले रहे हैं तकरीबन 1 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री पर मेल्ट होने के लिए 79 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। ये बनेगी इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डेंसिटी एक अलग से फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस पर। इसके अंदर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि अच्छी खासी है दूसरे सॉल्वेंट्स की निस्बत। इसकी मैक्सिमम जो डेंसिटी बनती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो कि तकरीबन 4 डिग्री के करीब है। वाटर एक अलग से बिहेवियर शो करता है। वाटर का बिहेवियर कुछ इस तरह से है कि टेम्परेचर है, अगर हमारे पास यहाँ पर 4 डिग्री टेम्परेचर है, 5 इस तरह से बढ़ता जाए टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर आप कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम करते करते आपके पास जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी बढ़ती जाती है किसी भी चीज़ की। तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन 4 डिग्री से जैसे ही कम आप टेम्परेचर करेंगे डेंसिटी दोबारा कम होती जाएगी। यही वो वजह है कि बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है। डेंसिटी मेन चीज़ है जिसकी वजह से पॉन्ड्स में फ्रीजिंग होती है सरफेस डाउनवर्ड से, यानी कि एक तालाब में बर्फ़ नीचे की तरफ से जमना शुरू होती है। उसकी वजह क्या है, जब पानी ठंडा होता है मज़ीद 4 डिग्री से कम, तो उसकी वैल्यू क्या, सॉरी, उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ हो जाती है। सॉरी, डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। तो डिक्रीज़ होने से वो ठंडा जो पानी होगा एक लम्हे के लिए तो ऊपर आएगा। तो जो लेक्स हैं, सिर्फ लेक्स, ओशन वगैरह नहीं, लेक्स के अंदर कुछ इस तरह से होता है कि जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर कम होता जाता है, तो ऊपर से पानी का टेम्परेचर कम होने की वजह से हमें पता है कि जब पानी का टेम्परेचर कम होता है तो उसकी डेंसिटी भी कम हो रही होती है। तो सॉरी, डेंसिटी बढ़ रही होती है। डेंसिटी जैसे ही बढ़ती है तो कोई भी चीज़ ज़्यादा डेंसिटी वाली नीचे की तरफ आती है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से ठंडा पानी नीचे की तरफ आएगा। तो इस वजह से नीचे की तरफ बर्फ़ जमना शुरू होगी लेक्स में, जबकि ओशंस के अंदर बर्फ़ वगैरह जमती नहीं है। या अगर टेम्परेचर की चेंजेस भी आती हैं तो वो ऊपर के कुछ फुट में 10-15 फुट तक ऊपर टेम्परेचर की चेंजेस आती हैं, नीचे टेम्परेचर वैसा का वैसा तकरीबन रहता है। तो एक बार दोबारा से यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर लेते हैं कि लेक्स में पानी नीचे की तरफ से जमना शुरू होता है, बॉटम से डाउनवर्ड से यहाँ पर लिखा है। उसकी वजह ये है कि जब पानी ठंडा होता है, टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से डेंसिटी बढ़ती है। डेंसिटी बढ़ने के बाद कोई भी चीज़ नीचे की तरफ आती है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये रीज़न है इसकी। समरी के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इन तमाम फैक्टर्स का फ़ायदा क्या है। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की, जैसे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, इसकी वजह से पानी में रहने वाले जानदारों का टेम्परेचर स्टेबलाइज रहता है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर स्टेबलाइज रहता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट स्टेबलाइज रहता है टेम्परेचर, और जैसे ही एब्जॉर्प्शन होती है हीट की तो पिघलता है पानी, और इसके अलावा हीट को रिलीज़ करता है या हीट को हमें रिमूव करना पड़ता है इसके अंदर से जब इसको फ्रीज़ करना होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो साइकिल है, वाटर साइकिल वगैरह, या हीट की और वाटर की जो ट्रांसफ़र है वो भी यकीनी होती है।
एटमॉस्फेयर में और एक्वेटिक सिस्टम्स में। डेंसिटी डेंसिटी की वजह से मैक्सिमम जो डेंसिटी होगी उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें फ्लोट करती हैं पानी पर, और टम्परेचर को भी कंट्रोल करती है डेंसिटी, जैसे कि हमने अभी देखा है। वर्टिकल सर्कुलेशंस हैं लेक्स में, वर्टिकल यानी कि ऊपर या नीचे की तरफ पानी का मूव करना। हॉरिजॉन्टल की बात नहीं की जा रही, पानी के आगे की तरफ बहाव की बात नहीं की जा रही। पानी नीचे और ऊपर की तरफ जो मूव करता है, लेक्स में मिक्सिंग होती है जो वाटर की, वो इस डेंसिटी की वजह से ही है। सरफेस टेंशन को अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आगे। पानी के अंदर जो डिट्रस वगैरह होते हैं या ऑर्गेनिक मटेरियल हैं या नॉन लिविंग की डिकम्पोजिशन से जो बनते हैं, वो वाटर की डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। वाटर की डेंसिटी इसके अलावा डिज़ोल्व्ड साल्ट से भी इंक्रीज़ होती है। सी वाटर जिसकी सैलिनिटी 35% है पार्ट्स पर थाउजेंड में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट -1.91 डिग्री है। ज़ीरो से थोड़ा सा बैकवर्ड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट तेज़ी से एज वाटर कूल टूवर्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इट बिकम प्रोग्रेसिवली मोर डेंस। डेंसिटी की दोबारा से बात की गई है कि जैसे जैसे अपने फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ आ रहा होता है पानी, तो उतने उस टाइम तक, फ्रीजिंग से पहले पहले तक उसकी डेंसिटी तेज़ी से बढ़ रही होती है, और जैसे ही वो फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे की तरफ आता है तो उसके बाद डेंसिटी दोबारा कम होना शुरू हो जाती है। तो साल्ट वाटर में और दूसरे वाटर में 6 डिग्री तक का भी डिफरेंस आ जाता है इस मैक्सिमम डेंसिटी के पॉइंट पर, या 2 डिग्री तक कह लें कि 4 डिग्री तक नॉर्मल वाटर में है मैक्सिमम डेंसिटी, और इसके बाद जो साल्ट वाटर है उसमें 6 डिग्री बनेगा ये तकरीबन, इससे डिफरेंस टेम्परेचर का। ओशियंस जो है इनके अंदर ज़्यादा बर्फ़ वगैरह नहीं जमती। उसकी वजह क्या है? बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है वाटर का, हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा। इतने इतने दिनों तक मौसम ही तब्दील हो जाते हैं तकरीबन, जब तक बर्फ़ जमना शुरू होगी। नेक्स्ट सीज़न समर सीज़न आ जाएगा, और इसके साथ साथ पानी मूव करता रहता है ज़्यादातर हवाओं की वजह से, लहरों की वजह से। और पानी जो है कन्वेक्शन भी करंट की वजह से, कन्वेक्शन कहते हैं कंडक्शन को। वाटर मालिक्यूल्स जो कंडक्शन करते हैं, हाई एनर्जी मालिक्यूल्स आगे आगे की तरफ मूव करते हैं, वो भी उनकी डेंसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से है। वाटर के मालिक्यूल उस सूरत में ज़्यादा ऊपर या नीचे की तरफ मूव करते हैं जब डेंसिटी का डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज measure of how much a liquid will resist changing from its form when a force is applied। डेंसिटी की डेफिनेशन है ये, जितना एक लेयर के ऊपर फोर्स लगाने की ज़रूरत होती है उसकी शक्ल को तब्दील करने के लिए, एक लेयर पर, या एक वाटर की लेयर की बात कर लें, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप होती है, उसके लिए फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। या ऐसा समझ लें कि अपनी असल शक्ल से बदलने के लिए, जैसे हमारे पास शहद है तो उसकी शक्ल जल्दी से नहीं बदलती, थोड़ा टाइम या फोर्स लगता है उसको किसी चीज़ से बाहर निकालने के लिए भी, जैसे कंटेनर होगा या बॉटल होगी उसकी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी वजह है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड हैं। तो इनको दूर करने के लिए, वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से हटाने के लिए, वाटर की शक्ल को चेंज करने के लिए, शेप को, हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब विस्कोसिटी जो है वो साथ में डिपेंड करती है सेलिनिटी पर भी। जैसे ही साल्ट्स वगैरह ज़्यादा होंगे तो उसके साथ साथ सेलिनिटी उसके साथ डेंसिटी भी चेंज होती है। डेंसिटी भी चेंज होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर असर पड़ेगा और विस्कोसिटी पर भी इससे अफेक्ट होगा।
ज़्यादा विस्कोसिटी की वजह से पानी की विस्कोसिटी बाकी दूसरे सॉल्वेंट्स वगैरह से ज़्यादा है, तो इस वजह से इसमें रहने वाले ऑर्गेनिज़म्स को भी कुछ ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है मूवमेंट के लिए। आप ये कंसीडर कर लें कि इंसान है वो पानी के अंदर से चल रहा है, और या फिर एक ऐसा पॉन्ड है जो शहद से बनाया है या किसी विस्कस चीज़ से बनाया हुआ है, उसके अंदर मूवमेंट करना मुश्किल होगी, उसके अंदर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। डेंसिटी की वजह से ही जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ सेडिमेंट होते हैं, और सिंकिंग उनका डूबना जो है वो विस्कोसिटी और डेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर विस्कोसिटी कम है तो कोई भी चीज़ आराम से एकदम से नीचे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर फोर्सेस जो हैं अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ अपवर्ड थ्रस्ट की जो फोर्सेस होंगी, बॉयंसी जो होगी वो कम होगी उसके लिए। या ये समझ लें कि एक तरफ पानी है एक तरफ शहद है, तो इसके अंदर पानी में कोई चीज़ फेंकते हैं तो वो नीचे जल्दी से पहुंच जाएगी। शर्त ये है कि उसके अंदर डूबने वाली चीज़ हो, पानी की डेंसिटी से कम डेंसिटी रखती हो, तो वो नीचे की तरफ आराम से आ जाएगी। जबकि शहद के अंदर कोई ऐसी चीज़ फेंकते हैं जो कि अंदर डूबने वाली तो है, लेकिन डूबने के बाद अब वो कितनी तेज़ी से नीचे जाती है ये डिपेंड करता है अंदर विस्कोसिटी पर, कि मटेरियल कितना यहाँ पर विस्कस है, कितना गाढ़ा है। डेंसिटी के अंदर विस्कोसिटी के अंदर जो मोमेंटम की रेशो है उसको रेनॉल्ड्स से नंबर से ज़ाहिर किया जाता है। ऐसी चीज़ें जिनका लो रेनॉल्ड नंबर है वो ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, उनको लोकोमोशन के लिए एनर्जी ज़्यादा एक्सपेंड करनी पड़ती है। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सरफेस टेंशन से मुतल्लिक टॉपिक बताया गया है कि वाटर मालिक्यूल के चारों तरफ दूसरे वाटर मालिक्यूल्स होते हैं जो इसको घेर लेते हैं चारों तरफ से, लेकिन जो सतह के ऊपर हैं, सरफेस के ऊपर वाले जो वाटर मालिक्यूल हैं सरफेस वाले, उनके नीचे वाली साइड पर तो होंगे वाटर मालिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होंगे, लेकिन ऊपर वाली साइड पर तो हवा है या दूसरी कोई चीज़ होगी, तो इस कांटेक्ट वाले पॉइंट पर, सरफेस वाले पॉइंट पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नीचे की तरफ बन रहे होंगे, ऊपर की तरफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रहे। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए वाटर मालिक्यूल की कोशिश होगी कि ये नीचे की तरफ जाएं, या नीचे वाले हिस्से इनको अट्रैक्ट कर रहे होंगे तेज़ी से, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। अब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, और ये लेयर की सरफेस टेंशन बन जाएगी, ये लेयर अपने आप को इधर उधर नहीं होने देगी जब इसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो वजह यह है कि इन के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं ज़्यादा, नीचे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की बनाना चाह रहे हैं, और ऊपर हवा के साथ इसका जो इंटरफेरेंस है एयर के साथ, एयर वाटर इंटरफेरेंस, उसकी वजह से एक सरफेस टेंशन बन जाती है। सरफेस टेंशन इम्पोर्टेंट है सॉर्प्शन के लिए, दोनों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के लिए। जब पानी के अंदर कोई चीज़, कोई मैटर फेंका जाता है, उस मैटर के ऊपर केमिकल्स आकर ज़्यादा चिपकते हैं। वजह यह है कि पानी के मालिक्यूल्स की कोशिश होती है कि वो पानी के साथ ही रहें, दूसरी जगह पर ना जाएं। यही वो वजह है कि पानी के ड्रॉपलेट्स हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, कि पानी इकट्ठा हो जाता है एकदम से, क्योंकि उसके अंदर कोहेजन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से किसी भी पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर केमिकल्स आसानी से चिपक जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वाटर उनको रिपेल कर रहा होगा, वाटर अपने साथ जा रहा होगा, मतलब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन कर रहा होगा। इसके साथ साथ वाटर की हाई डाई इलेक्ट्रिक वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। वजह यह है कि इसके अंदर पोल्स बनते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। इसकी पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ये अपने अंदर बहुत सारे आयनिक सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर लेता है। आयनिक सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने के वजह से ये एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट माना जाता है,
बहुत सारे साल्ट्स को और आयनिक सॉलिड्स को बहुत ज़्यादा मिकदार में ये डिज़ोल्व कर सकता है, हाइड्रेट कर लेता है कैटाइंस और एनाइंस को। यानी कि जैसे कि NaCl को आप पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो सोडियम को अलग कर लिया जाएगा, सोडियम आयन कैटाइन को अलग करके वाटर मॉलिक्यूल के जो नेगेटिव हैं, ऑक्सीजन है नेगेटिव साइड, वो इसको सराउंड कर लेगी यानी कि हाइड्रेट कर लेगी। जबकि क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज है, इसके इर्द गिर्द वाटर के जो हाइड्रोजन है उन पर पॉजिटिव चार्ज है, वो इसको घेर लेंगे, हाइड्रेशन इसकी कर लेंगे। वाटर एक ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट है, इसके अंदर से लाइट पेनिट्रेट कर सकती है बहुत ज़्यादा डेप्थ तक, एक लिमिट तक होगी, बहरहाल बहुत ज़्यादा डेप्थ तक ये लाइट को ट्रांसमिट कर सकता है या इसके अंदर से लाइट पेनिट्रेट कर सकती है। डिफरेंट वेवलेंथ का डिफरेंट फंक्शन होगा ट्रांसपेरेंसी के साथ। और प्योर वाटर जो है वो रेड एंड स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है और मिनिमम एब्जॉर्प्शन होती है ब्लू रेंज की, यानी कि जो लाइट स्पेक्ट्रम है उसमें जो ब्लू रेंज है उसको कम एब्जॉर्ब करता है और रेड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। 90% रेडिएशन जो 750 नैनोमीटर से अबव होती हैं एब्जॉर्ब हो जाती है। 750 वाली साइड जो है रेड वाली साइड ही होगी और तकरीबन 1 मीटर के अंदर अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एब्जॉर्ब होने से मुराद ये है कि ये फिर वाटर में ज़्यादा आगे डेप्थ में नहीं जाएंगी। जैसे अगर रेड लाइट आ रही थी तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा 1 मीटर तक या इससे थोड़े से, अगर 750 से ज़्यादा वेवलेंथ है तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जा रही है ये एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, मज़ीद नीचे जाने नहीं देगा लाइट को। दूसरी जो वेवलेंथ होंगी वो नीचे की तरफ आएंगी लाइट में और वाटर का कलर जो ब्लूइश नज़र आएगा उनकी वजह से डेप्थ में जाने के बाद। उसकी वजह यही है कि नीचे उसके अंदर ब्लू वेवलेंथ जो है पेनिट्रेट कर सकती है। नीचे जो प्लांट और एनिमल्स का जो इंटरेक्शन होगा वो लाइट पर भी डिपेंड करता है, ये फोटोसिंथेसिस वगैरह। इसके अलावा वाटर की प्रॉपर्टीज़ में ये भी है कि वाटर अपने साथ डिज़ोल्व्ड गैसेस भी रखता है। हम लोग जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो पानी के अंदर जो प्लांट्स या एल्गी कर रही होती है वो वाटर में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करके निकाल रहे होते हैं। और पानी में रहने वाले जो जानवर हैं जितने भी रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो रेस्पायरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं वो भी पानी में ही डिज़ोल्व हो जाती है। पानी में रहने वाले जानवर ऑक्सीजन को हासिल करते हैं डिज़ोल्व्ड फॉर्म वाली ऑक्सीजन को। ये अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि वाटर में भी तो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मौजूद है, तो वो इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करते, O2 फॉर्म में जो डिज़ोल्व होती है उसको ये रेस्पायरेशन के लिए एनिमल्स यूज़ करते हैं। इसका तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इस तरह से एनिमल्स यूज़ नहीं कर सकते। और डेप्थ के अंदर या जिस जगह पर पानी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वाटर की जो ऑक्सीजन होल्डिंग या गैसेस की होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से अंदर। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वाटर में ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी या गैसेस की होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो अभी तक हमने इस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया है कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, यानी एक्वेटिक इन्वायरमेंट में वाटर की प्रॉपर्टीज़ का क्या क्या फंक्शन है, उसका फ़ायदा क्या है इकोसिस्टम को। अब हम वाटर की कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे।
तो वाटर के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्वेटिक सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं वो इस टॉपिक में देखते हैं। वाटर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे आयन्स शामिल हैं, जिनमें से दो तरह के आयन्स हैं। एक है कंजर्वेटिव और दूसरे हैं नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव कंपोनेंट्स या आयन्स या साल्ट्स जिनकी अमाउंट कांस्टेंट रहती है, जिनमें ज़्यादातर सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, फ्लोरीन वगैरह। क्लोरीन जो है वो ज़्यादातर शामिल नहीं होता कंजर्वेटिव कंपोनेंट्स में। तो ये टोटल 99% ऑफ डिज़ोल्व्ड सोल्यूट को बनाते हैं ये कंजर्वेटिव। और इनमें से सोडियम और क्लोराइड जो हैं तकरीबन 86% को बना लेते हैं, डिज़ोल्व्ड सोल्यूट्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपोनेंट्स की क्लोराइड कंसंट्रेशन वाले और कंजर्वेटिव कंपोनेंट्स की अमाउंट तकरीबन इक्वल होती है। नॉन कंजर्वेटिव जो हैं वो भी तकरीबन चेंज करते रहते हैं और इनकी जो कंसंट्रेशंस हैं वो बताई गई हैं, आप रीड कर लेंगे इसके अंदर से स्क्रीन को पास करके। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन वगैरह, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस जो हैं तकरीबन नैनो मोल से लेकर मिली मोल्स की कंसंट्रेशन में होते हैं। बहुत थोड़ी मिकदार है जो कि फास्फेट, नाइट्रेट वगैरह माइक्रोमोल्स में मौजूद होंगे। इसी तरह ये तमाम आप इनके बारे में नोट्स में रीड कर लेंगे। हर एक की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। और जो साल्ट्स हैं, साल्ट की जो यानी सैलिनिटी है वाटर में, सी वाटर में, वो तकरीबन 37% है। एवरेज 35% बनता है, जिसका तकरीबन ये 3.5% साल्ट सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि अगर हमारे पास 100 ml का सॉल्यूशन है, उसके अंदर से 3.5% जो है कोई साल्ट आप ऐड कर देते हैं। साल्ट वाटर्स को कैटेगराइज किया गया है वेंस सिस्टम के तहत, जिसके अंदर साल्ट की बुनियाद पर और लोकेशन के लिहाज से कैटेगराइज किया गया है, जोन्स के लिहाज से। तो जो मैराइन वाटर है उसकी सैलिनिटी ज़्यादा होती है, उसकी सैलिनिटी जो है ग्रेटर देन 30% है। और एस्ट्यूरीज़ हैं, आपको पता है यहाँ पर मिक्सिंग होती है साल्ट वाटर की और फ्रेश वाटर की। एक तरफ से फ्रेश वाटर आ रहा होता है, दूसरी तरफ पर साल्ट वाटर में ये जा रहे होते हैं। एस्ट्यूरीज़ की वेरी करती है, मतलब वो साइड जहाँ से फ्रेश वाटर आ रहा होगा 0.5 और जो साल्ट वाली साइड पर होगी वो 30%। जबकि जो फ्रेश वाटर्स हैं उनकी वैल्यू है लेस देन 0.5%। जितनी भी ये गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये डिज़ोल्व्ड फॉर्म में बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये पूरी कम्युनिटी मेटाबोलाइज रहती है या स्टेबल रहती है। कम्युनिटी अपने प्रोसेसेस के अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस की जा रही होगी। तो सोलेबिलिटी जो है इन दोनों गैसेस की, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर मेनली, और दूसरा पार्शियल प्रेशर पर। एटमॉस्फेयर के अंदर जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है डिज़ोल्व्ड फॉर्म में मौजूद होगी वाटर में, और वाटर का टेम्परेचर जितना ही कम होगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन होगी। यहाँ पर वैल्यू बताई गई है कि 40% तक अमाउंट बढ़ जाती है अगर हम 25 डिग्री से 0 डिग्री तक आ जाएं तो, या टेम्परेचर को कम कर लें तो। तकरीबन 0 डिग्री पर फ्रेश वाटर में 2 mg पर लीटर होती है ऑक्सीजन की अमाउंट। अगर हम साल्ट को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि अगर मेराइन वाटर है तो उसमें उस वाटर में ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो जो कि मेन सोर्स है रीऑक्सीजनेशन का, क्योंकि अंदर फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन बना रही है वो इतना काफ़ी नहीं है कि तमाम प्लांट्स और एनिमल्स की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दे। तो हवा से जो आने वाली डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो मेन है ऑक्सीजन। अगर अंदर पानी में कोई
बायोडिग्रेडेशन हो रही है यानी डिकम्पोजिशन का कोई प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एरोबिक बैक्टीरिया या फंजाई काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो जाएगी और वहाँ पर मौजूद फिश या दूसरी लाइफ को अफेक्ट होगा। और ये ऑक्सीजन पूरी होती है एटमॉस्फेयर से ही सिर्फ। पार्शियल प्रेशर की बात कर चुके हैं। पार्शियल प्रेशर का जो डिफरेंस होगा पानी में और हवा में ऑक्सीजन का, उसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो सरफेस के अंदर से दाखिल होकर अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड सर्व्स एज अ बफर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड यानी कि इसके तौर पर चेंज होता रहता है, बफर के तौर पर काम करता है। तो बफर वाला टॉपिक इसके लिए आप देख सकते हैं पूरे टॉपिक को कि बफर किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पर वो सारा तो नहीं बताया गया, लेकिन आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर से ये बफर से रिलेटेड जो टॉपिक है, बफर की प्रिपरेशन कैसे की जाती है और उसके अंदर क्या सारे एसिड और बेस किस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये खैर यहाँ पर कार्बोनिक एसिड या बाई कार्बोनेट आयन और कार्बोनेट आयन की सूरत इख्तियार करता है और एक्स्ट्रा प्रोटॉन को या प्रोटॉन जब ज़्यादा हो रहे होंगे यानी एसिडिक मीडियम बन रहा होगा तो उसको पिक कर सकता है। तो इस तरह से पीएच में जो चेंजेस होती हैं, बफर का काम ये होता है कि पीएच की चेंजेस को ना होने दे। तो पीएच को चेंज होने से बचाता है पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मेन। इसके अलावा पोटाशियम, कैल्शियम, सिलिकॉन, सल्फ़र, ये तमाम डिज़ोल्व्ड सॉलिड्स होते हैं फ्रेश वाटर के अंदर ज़्यादातर, और अबंडेंट जो हैं इनमें से ज़्यादातर कैटाइन हैं। कैल्शियम सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर मैग्नीशियम है। फ्रेश वाटर के अंदर भी दूसरी जो चीज़ें हैं नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो ज़मीनी रास्ते से ही आते हैं ज़्यादातर। और ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल को अंदर पानी में बना रहे हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि उनके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह, ये फ्रेश वाटर में भी होंगे और साल्ट वाटर में भी होंगे। बाकी इसकी आप रीडिंग करेंगे जो इससे मुतल्लिक मज़ीद जितनी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनकी परसेंटेज बताई गई है कि क्या चीज़ ज़्यादा है क्या चीज़ कम है। इस टेबल के अंदर भी आप ये देख सकते हैं कि ज़ूओप्लैंक्टन की अमाउंट कितनी है, फाइटोप्लैंक्टन, डेड ऑर्गेनिक मैटर की अमाउंट वगैरह। इसकी रीडिंग करने के बाद आप पूछ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं। मेन बात है यहाँ पर आप इसकी एक बार रीडिंग करेंगे और तकरीबन डिफरेंट अमाउंट्स को याद रखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी चीज़ किस तरह बनती है और उसकी अमाउंट कितनी है। नेक्स्ट में हम वाटर सेडिमेंट इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे और रिएक्शन वाटर के टॉपिक को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।